Hello student, welcome to Katyan Academy. Today I am going to start your chapter probability and this is the first video of this chapter. ये हमारा पहला वीडियो इस चैप्टर का, यानी हम लोग इसमें बहुत सारे बेसिक्स को डिस्कस करने वाले हैं अपने प्रोबेबिलिटी में। देखिए स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी आपके लिए कोई न्यू चैप्टर नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर को हम लोग क्लास 8 से ही लगातार करते चले आ रहे हैं। 8th में, 9th, 10th, 11th और अब जाके 12th में भी आपका ये चैप्टर जो है वो आपका यहाँ पे बिल्ड है। तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी है ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत प्रीवियस से आप पढ़ते चले आ रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे बेसिक्स है जो आपको ऑलरेडी इतने दिनों से आप जब सीख रहे हो तो आपको क्लियर है। यानी हमको बहुत बेसिक्स में नहीं जाना है इसमें कि भाई की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो तो आप बहुत 8 क्लास से सीख रहे हो। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? बेसिकली फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। हम लोग कुछ ऐसी बेसिक कंडीशंस को जाके आगे चलेंगे भाई प्रोबेबिलिटी में कौन कौन सी सिचुएशंस हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी हमारा ऐसा चैप्टर है जिसमें कैलकुलेशन से ज्यादा उसमें लॉजिकल पार्ट है। यानी अभी तक के जो हम लोग मैथमेटिक्स को देख रहे थे स्टूडेंट, तो वहां पर हमारे मैथमेटिक्स में क्या था कि मैथमेटिक्स में हमारे पास कैलकुलेशन था, लॉजिक भी था। विदाउट लॉजिक तो मैथ्स में कुछ सॉल्व ही नहीं कर सकते हो आप। यानी लॉजिक तो पोर्शन होता है, लॉजिकली तो आपको करना ही पड़ेगा मैथ्स में, लेकिन जो डिवाइडेशन था वो थोड़ा सा ऐसा था कि भाई लॉजिकल पोर्शन 25% था अगर मान लें, तो हमारा जो मैथमेटिकल पोर्शन था यानी कि जो कैलकुलेशन वाला वर्क था, बाकी की सॉल्विंग का जो वर्क था वो हमारा 75% था। भाई आपने क्या किया, लॉजिकली पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लिया, क्या लॉजिक है बेसिकली उसको कैच किया और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर उसके बाद फर्दर कैलकुलेट करते गए, उसके प्रोसेस को करते चले गए और उसके बाद अपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। यहां पर प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि आपको लॉजिक में टाइम ज्यादा देना है। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 मिनट का टाइमिंग है ना। यहां पर भी थोड़ा प्रोबेबिलिटी में ही बात करें क्योंकि चैप्टर भी हमारा प्रोबेबिलिटी का ही है, तो उसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि भाई मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है हमारी प्रोबेबिलिटी का जिसमें आपको 4 मिनट का टाइम देना है। तो सर लॉजिकली आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, 3 मिनट्स तो आपको लग जाएंगे। किसमें? आपके लॉजिक के पोर्शन में। यानी आपको उसको समझने में 3 मिनट लगेंगे, क्या इसमें प्रोबेबिलिटी देना, भाई कंडीशनल क्या है, कैसे उसको अप्लाई करना है। और सर कैलकुलेशन की अगर आप बात करो तो उसमें सिर्फ 1 मिनट लगने वाला है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत कम होता है, लॉजिक पोर्शन बहुत ज्यादा होता है। अगर आप लॉजिकली फिट हो तो फिर आपका कैलकुलेशन तो एकदम छोटा सा है, आप बहुत छोटा सा कैलकुलेशन करिए। सिंपली डिवाइड की बात होती है, थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई की बात होती है और कुछ बेसिक से कैलकुलेशंस हैं, तो स्टेप बहुत लंबे नहीं जाते हैं, है ना। तो यानी कि मेन ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है? मेन ऑब्जर्वेशन है हमारा लॉजिक का, यानी कि प्रोबेबिलिटी पर हम लोग को अपना पूरा लॉजिक सेटअप करना है, उसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और एक चीज को मैं प्रोबेबिलिटी आज स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं आपको बेसिकली क्लियर कर दूं कि बहुत ज्यादा फॉर्मुलों के पीछे नहीं भागना है। भाई फॉर्मूले हैं बेसिकली हमारे पास वही 2-3 फॉर्मूले हैं, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। कुछ बेसिक्स लॉजिक है भाई, प्रोबेबिलिटी 1 से हमारी ग्रेटर नहीं हो सकती, 0 से लेस नहीं हो सकती। वो लॉजिक तो लगातार चलते ही रहेंगे भाई, फॉर्मूला तो वो चेंज नहीं होगा, फेवरेबल अपॉन टोटल, है ना। बस उनको निकालने के वहां पर किस तरीके से फिट करना है, हमारे फेवरेबल को कैसे फिट करना है, हमारे टोटल आउटकम्स को वो सीखना है। और कुछ जो बेसिक और चीजें हैं उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जहां तक हमारी रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि भाई हम लोग फॉर्मूले को कम से कम इस्तेमाल करें। भाई बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, उसमें साथ में लॉजिक भी लगाना है आपको, तो फिर आपका मिक्सअप हो जाएगा सब, और जितना ज्यादा मिक्सअप होगा कंफ्यूजन उतना ज्यादा होगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बहुत लिमिटेड फॉर्मूले, जितनी रिक्वायरमेंट है, क्लियर, और बेसिकली ध्यान सारा लॉजिक पे और बाकी कैलकुलेशन तो छोटा सा है। तो देखिए पहले हमारे पास कंडीशंस क्या है भाई प्रोबेबिलिटी में, सबसे पहले आपको बताया गया लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना। बेसिक्स जो पोर्शंस था वो हमें पता है, हम लोग सीधे लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी चलते हैं। भाई लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में पहला लॉ ये बताता है कि अगर हमारे पास कोई एक इवेंट है, मींस एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस पर कोई आपकी कुछ एसोसिएटेड इवेंट्स हैं, इफ ए एंड बी आर द इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब सर ये रैंडम एक्सपेरिमेंट और एसोसिएटेड इवेंट तो शायद आपको पता ही होंगे क्योंकि आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में आपको पहले से पता है कि इसके आउटकम्स क्या हैं, लेकिन उसको आप क्या नहीं कर पाओगे, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, दैट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट, ओके। और सर एसोसिएटेड इवेंट क्या? भाई जैसे आप मान लीजिए, आप एग्जांपल लो कि आपने 3 कॉइन्स लिए और उछाल दिए, ओके। और जब आपने 3 कॉइन्स को एक साथ उछाल दिया, मींस वहां पे टॉस कर दिया, तो सर जो भी आएगा भाई वो हेड हेड हेड, टेल हेड हेड, जिसको हम लोग डिस्कस करते थे, जितने भी वो आएंगे आपके फेवरेबल आउटकम्स, यानी जितने भी आउटकम्स आएंगे वो सारे आउटकम्स उसकी पर्टिकुलर इवेंट्स हैं। अगर मान लीजिए हेड हेड आ गया, हेड हेड हेड, तीनों में ही हेड आ जाए, तीनों ही कॉइन्स हमारे ऐसे हो जिसमें हेड आ जाए, तो सर ये भी एक क्या हो गई, ये भी उससे रिलेटेड इवेंट ही हो गई है, क्लियर। तो ये तो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट और इवेंट है, ये हमारा बहुत बेसिक्स का था जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करे हुए हैं। अब हम लोग आ जाए अपने लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पर। भाई लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहती है कि अगर हमारे पास 2 इवेंट ऐसी हैं जो कि किसी पर्टिकुलर एसोसिएटेड रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के साथ ही एसोसिएटेड है, उसी की है,
और हम सारी इवेंट्स को क्या करते हैं भाई, अगर इस चीज को ध्यान दो, अगर किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की जितनी भी सारी इवेंट्स हैं एसोसिएटेड उसको कलेक्ट कर ले तो क्या बन जाएगा, होल सैंपल स्पेस। ये तो जानते ही हैं, है ना। तो हैविंग अ सैंपल स्पेस एस, देखिए आ गया। तो कह रहे हैं कि अ रैंडम एक्सपेरिमेंट हैविंग सैंपल स्पेस एस एंड इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन, कह रहे हैं कि भाई ए हो सबसेट बी का। अब बहुत ज्यादा अगर टेक्निकली जाना है तो चलिए उसको देखते हैं भाई क्या कहना चाहते हैं। तो कह रहा है भाई कंडीशन ऐसी होती है, अगर ये सारी सिचुएशन है जैसा हमने यहाँ पे बोला कि भाई ए बी क्या हो, ए बी हमारी कुछ ऐसी इवेंट्स हो जो कि किसी एक पर्टिकुलर हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड हो, और अगर उसका होल सैंपल स्पेस यानी पूरी इवेंट्स का जो हमारा जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसका सैंपल स्पेस एस हो, और ये एस जो क्या हो भाई, इसमें एक कंडीशन ये भी कही गई जो ए हो सबसेट ऑफ बी हो। तो ये अगर सिचुएशन बन जाए तो ये सिचुएशन बनेगी कैसे, जरा इसको हम लोग लॉजिकली समझते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं भाई फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला तो कह रहा है कि यार पी बी माइनस ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, पी यहां पर क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, दैट इज इक्वल टू पी बी माइनस पी ए, या पी बी माइनस पी ए के ही इक्वल होगा। सो लुक एट दिस, मान लेते हैं हमारे पास, देखिए ये क्या है, ये पूरा होल सैंपल स्पेस है। ओके, तो ये तो मैंने लिया होल सैंपल स्पेस। अब सर इस सैंपल स्पेस के अंदर है हमारा बी, और सर बी के अंदर क्या है ए। अब कहेंगे सर बी के अंदर कैसे है, भाई देखिए खुद ही ये कह रहा है कि ए जो है इज अ सबसेट ऑफ बी। भाई ए के जो हमारा है इवेंट्स हैं, ए की जो इवेंट्स आ रही हैं वो हमारे बी के ही इवेंट्स के सबसेट हैं, यानी कि उसी का ही एक हिस्सा है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा बी, और सर ये हो गया हमारा ए। तो इस तरीके से देखिए क्या है, बी है ना, बी हमारा सबसेट हुआ कि नहीं हुआ भाई, ए हमारा सबसेट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ए जो है वो सबसेट हो गया बी का। भाई ए के सबसेट होने के लिए क्या आने के, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। भाई ए को सबसेट कैसे कहते थे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में बिलोंग करें। तो ए क्या होता था, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो वही सिचुएशन हो रही है, मैंने उन्होंने कहा है कि ए ऐसा होना चाहिए भाई, ए की इवेंट्स ऐसी होनी चाहिए जो सबसेट ऑफ बी का। बात समझ रहे हैं, इस चीज को थोड़ा सा ऐसे कर लो। तो ये कंडीशंस क्या कहते हैं भाई, अगर ऐसी सिचुएशन है तो पी बी माइनस ए की जो वैल्यू होगी वो पी बी माइनस पी ए हो जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये हमारी पहली लॉ है, ये फर्स्ट लॉ है हमारा, जो यहां पर देखिए एकदम फिट बैठता है। अगर हम लोग भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और सारी इवेंट्स में चले, बाद में उसको प्रोबेबिलिटी में भी चेंज कर देंगे। तो यहां से अगर देखो भाई बी माइनस ए देखना है, तो बी के बी माइनस ए का मीन्स क्या है, सबसे पहले तो आप बी माइनस ए समझ लो क्या है भाई। बी माइनस ए का मीन्स होता है बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, है ना, द ग्रुप्स ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट बिलोंग्स टू ए, दैट इज बी माइनस ए। तो बी के वो एलिमेंट जो ए में बिलोंग नहीं करते हैं वो तो सर ये हुए, देखिए यही वो एलिमेंट्स हैं जो ए में बिलोंग नहीं करते हैं, तो दैट इज द पोर्शन ऑफ बी माइनस ए। और सर ये बी माइनस ए क्या कह रहे हैं भाई, बी ये पी बी माइनस ए पी ए को क्या कह रहे हैं, पी बी माइनस पी ए कह रहे हैं कि जो बी माइनस ए है वो बी माइनस ए जो है एक्चुअल में, ये हमारा एक सेट ले लो बी माइनस ए, ये कह रहे हैं बी माइनस ए के इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो वहां से देख लीजिए क्लियर है। अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी पूरी बी में से, इस पूरी बी प्रोबेबिलिटी से अगर ए की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें तो एक्चुअल में बच क्या रहा है, ए की प्रोबेबिलिटी को जब आप माइनस कर दोगे तो हमारे पास सिर्फ वही पोर्शन बचेगा, तो यही तो है हमारा बी माइनस ए। तो यहां से ये हमारा फर्स्ट लॉ इस तरीके से फॉर्म होता है, ओके, कि हमारा जो पी बी माइनस ए होगा वो पी बी माइनस पी ए के इक्वल होगा। अब सर कहेंगे यूज कहां करेंगे भाई, क्वेश्चंस में जैसी अगर कहीं डिमांड होगी तो हम उसको जरूर यूज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने ऐसा कहा ना कि एज यूजुअल एज सिंपल रखना है, आपको बहुत ज्यादा लॉजिक पे ही फोकस करना है, फॉर्मूले को बहुत कम हद तक रखना है, जितना हो सके फॉर्मूले कम से कम, जहां बहुत डिमांड है फॉर्मूले की सर हम वहीं पर ही फॉर्मूले यूज करेंगे। ओके, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज में जो आपको बताई, कुछ और इवेंट्स हैं, कुछ और कंडीशन है, जरा उसको देख लें। ये तो आप बहुत फेमिलियर हैं कि भाई एडिशन थ्योरम क्या है। भाई एडिशन थ्योरम को हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग ने सेट पढ़े हैं और सेट पे देखा कि हमारे पास क्या है, एक ए है, एक सेट है हमारे पास बी, देयर आर टू सेट्स ए एंड बी, एक ये सेट ए हो गया और एक ये सेट बी हो गया। अगर हम लोग इन दोनों सेट को ऐड कर दें, पी ए प्लस पी बी कंबाइन कर दें, है ना, तो कह रहे हैं कि पी ए यूनियन बी। यूनियन क्या था, यूनियन का मतलब है पूरा कॉम्बिनेशन, फुल ए और बी, ठीक है।
अब ए और बी का जब कॉम्बिनेशन हुआ तो ए हमारा ए यूनियन बी फॉर्म हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी उसी के बेस पर है। तो कह रहे हैं कि भाई ये इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। एक बार भाई इसको माइनस भी कर रहे हैं, अब जरा इस चीज को ध्यान दीजिए, जब आप ए और बी को ऐड करते हो, लुक एट दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो यहां से ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज अकरिंग 2 टाइम्स। फर्स्ट टाइम तो आया भाई वो ए के साथ में, और सर सेकेंड टाइम जब आपने बी को ऐड किया तो सर वो फिर से आ गया। ये देखिए, व्हेन वी आर एडिंग टू पी बी, तो सर ए वाला और सर बी आया तो फिर से एक बार आ गया, यानी कि ये जो कॉमन पोर्शन है दोनों में, दैट इज डिनोटेड बाय पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको इंटरसेक्शन कहते हैं ना, इंटरसेक्शन मींस विच आर द कॉमन पोर्शन ऑफ ए एंड बी बोथ, जो कि हमारा ए और बी दोनों में ही कॉमन पोर्शन है। सर ये कॉमन पोर्शन 2 टाइम्स आ रहा है, व्हेन वी एडिंग पी ए एंड पी बी, तो सर इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अगर हमको ये सब पूरा निकालना है पी ए और पी बी, तो उस सिचुएशन में ये डबल हो गया। अगर हम सीधे पी और पी बी ऐड कर देंगे सर ये इक्वल नहीं होगा, एक्चुअल में ये इक्वल हो जाएगा किसके, अनबैलेंस्ड है, ये यहां पर होना चाहिए। तो वही एक पोर्शन अगर इसमें से एक बार हम ब्लेस कर दें, एक पोर्शन देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी, तो सर ये अब हमारा पी ए यूनियन बी फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारे एडिशन थ्योरम बहुत पहले से, तो आई होप आपको क्लियर है, क्योंकि बहुत इजीली है, बहुत हम लोग स्टार्टिंग से इसको पढ़ते आ रहे हैं, तो वही हमारी प्रोबेबिलिटी में भी वर्क करेगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होती है, जरा इसको हम लोग कवर अप कर लें। देखिए हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। ऐसी अगर हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है, पहले तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को समझते हैं कि भाई हमारी ऐसी जिसमें इंटरसेक्शन का पोर्शन क्या हो, 0, मींस जहां पर इंटरसेक्शन कुछ भी ना हो। और सर पूरी सिचुएशन यानी कि एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव क्या कि भाई वो इवेंट्स पूरा होल सैंपल स्पेस क्रिएट करें। बात समझ रहे हैं, हमारा जो इवेंट्स हो, पूरी जितनी भी आपको इवेंट्स दिख रही है, पीएबी पीबी एसोसिएटेड इवेंट्स, सबका सम जो है पूरा सैंपल स्पेस हो हमारा एस। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स होती है। जरा इसको ऐसे समझो आप कि भाई अगर पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अगर ये हमारा 0 है, ये सिचुएशन आ रही है, मींस दोनों ही कॉमन में कोई भी इवेंट्स आपको कॉमन नहीं मिल रही है, तो ऐसा जो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है, इस तरीके के जो इवेंट्स होती है, इसको हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। और हमारा अगर पूरा यूनियन, हमारा जो पी ए यूनियन बी का जो पोर्शन है, दैट इज शोज द होल सैंपल स्पेस एस, है ना, ये हमारा होल सैंपल स्पेस एस को डिनोट करता है, दैट इज कॉल्ड द, अगर दोनों ही कॉम्बिनेशन चलते हैं एक साथ तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स होती है। बस हमको इस चीज को ध्यान रखना कि भाई हमारा इंटरसेक्शन का जो पोर्शन होता है वो हमारा 0 होता है। ओके, तो ये हमारा हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स में आ जाए। नेक्स्ट, अभी देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं और देखते हैं कि जो हम लोगों ने कंडीशंस को ऑब्जर्व किया है, देखा है, उनमें हमारी क्या कंडीशंस अप्लाई होंगी। क्लियर है? तो हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्लियर कर लिए। हम लोग ने अपना बेसिक जो प्रोबेबिलिटीज के जो कुछ लॉज थे उसको बेसिकली देखा कि भाई क्या लॉजिक और क्या लॉज हमारे यहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं। और जो हमारी एडिशन थ्योरम्स हैं उनको डिस्कस कर लिया। एडिशन थ्योरम में एक चीज और है कि अगर हमारा पी ए यूनियन बी पी ए प्लस बी बी है, जैसा कि अगर क्या हो जाए, एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाए, मींस वहां पर पी इंटरसेक्शन बी का पोर्शन 0 हो जाएगा। अगर हम उस सिचुएशन को थोड़ा एक बार और डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में आए कि भाई अगर हमारा होगा क्या, कंडीशन ये होगी कि अगर हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी ये अगर 0 हो जाए तो ये सिचुएशन क्या होती है। इस सिचुएशन को भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए ये हमारा सैंपल स्पेस है, ये ए और ये बी, लुक एट दिस, ये एस है, ये ए है और ये हमारा हो गया बी। और इस पूरे सैंपल स्पेस में ए और बी में आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है ना, कोई भी ऐसी इवेंट नहीं है ए और बी में जो आपको लगे कि भाई वो कॉमन है दोनों में। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा इंटरसेक्शन वाला पोर्शन जो होगा वो तो 0 हो जाएगा। लुक एट दिस, जब कुछ कॉमन पोर्शन है ही नहीं दोनों में, दोनों ही सेट हमारे दूर दूर हैं, भाई आप देख लो कहीं से भी एक भी इवेंट्स ऐसी नहीं मिल रही जो दोनों में कॉमन हो, तो इस सिचुएशन में पी इंटरसेक्शन भी यानी कि भाई वो तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया है। अगर हम आपसे कह दें कि ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स आप बताइए, उसकी कॉमन एलिमेंट्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप क्या कहोगे सर, कॉमन क्या है भाई, कुछ है ही नहीं, तो आपका क्या कहोगे भाई 0, फेवरेबल आउटकम 0। और सर जैसे ही फेवरेबल आउटकम 0 होंगे तो आंसर क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, नहीं 0 प्रोबेबिलिटी आई नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट हो गई। बात समझ गए?
तो ये इम्पॉसिबल इवेंट वाला केस है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो पी ए यूनियन बी है, द पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और ये सिचुएशन हमारी ऐसी हो कि पी ए यूनियन बी का जो पोर्शन हो वो पी ए प्लस पी बी हो, और अगर ये पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू एस हो जाए, अगर पी ए यूनियन बी हमारा एस हो जाए होल सैंपल स्पेस, तो सर ये क्या हो गई, एक्सक्लूसिव तो थी क्योंकि ए यूनियन बी क्या था, 0, दैट इज द सिचुएशन ऑफ एक्सक्लूसिव इवेंट। और अगर पी ए यूनियन बी जो पी ए प्लस पी बी के इक्वल हो जाए और ये हमारा होल सैंपल स्पेस हो जाए, तो सर ये एग्जॉस्टिव भी हो जाएगी। यानी ये दोनों कंबाइन करते हैं तो ये वो सिचुएशन होती है जिसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स। बात समझ रहे हैं, ये हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट होती है। और सर यहां पर सिचुएशन इसकी होती है इक्वल टू 1, इसका मतलब पी ए और पी बी का सम जो होता है वो भी होता है इक्वल टू 1 के। ओके, तो इस सिचुएशन को भी ध्यान रखना। दिस इज द एडिशन थ्योरम, ये हमारी एडिशन थ्योरम भी होती है जिसको हम लोग ने अभी डिस्कस भी थोड़ा सा किया था, लेकिन मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि ये वो सिचुएशन है जिसको हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स कह रहे हैं। कब एक्सक्लूसिव तो है लेकिन एग्जॉस्टिव कब, जब पी ए और पी बी का सम पूरा होल सैंपल स्पेस हो जाए। ओके, इससे जो दो रिलेटेड हमारे एसोसिएटेड इवेंट्स हैं, अगर उनका जितनी भी हो, 2 से अगर 4 हो तो चारों को सब मिलकर सैंपल स्पेस हो जाए। यहाँ पर बस 2 ही दिख रही हैं। अगर 2 इवेंट है तो उन दोनों इवेंट का सैंपल स्पेस अगर कंबाइंड हो और वो होल सैंपल स्पेस एस बन जाए, बात समझ रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है, वो सिचुएशन जो हमारी होती है, यानी ए यूनियन बी अगर 1 हो जाए, पी ए प्लस बी बी इज इक्वल टू 1, दैट इज कॉल्ड, वो सैंपल स्पेस एस है अगर बन जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी कहते हैं। और दोनों ही सिचुएशन कंबाइंड होती हैं तो उसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्लियर? तो ये हमारी कुछ एडिशन थ्योरम से रिलेटेड कंडीशंस हैं, कुछ हमारे बेसिक्स पॉइंट्स हैं। कहीं पे रिक्वायरमेंट होगी तो हम क्वेश्चंस में जरूर यूज करेंगे, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादातर हो सके तो हम क्वेश्चंस को लॉजिकली ही सॉल्व कर लें, अपने उन्हीं छोटे छोटे फॉर्मूले जो हम लोग ने बहुत पहले से सीखे हुए हैं। और वो है कौन से भाई, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ओके, तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चंस में चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस में किस तरीके से, छोटे से अभी स्टार्टिंग कर रहा हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूँ। बहुत हद तक लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस हम लोग बहुत पहले भी देख चुके हैं, लेकिन आपको कुछ चीजें देखिए इसमें देखनी किस तरीके से करना है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है स्टूडेंट, इन अ रेस, ठीक है, क्वेश्चंस को पहला तो फर्स्ट वर्क है। देखिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को करने के मैंने आपसे कहा ना कि हर चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, जिसमें हमारा ऑब्जर्वेशन सबसे पहला है। फर्स्टली तो ऑब्जर्वेशन है भाई, आप ऑब्जर्वेशन ही नहीं करोगे। देखिए जैसे हमारी गाड़ी है 4 टायर्स पे चलती है ना, कोई भी एक टायर गड़बड़ है तो फिर मान लीजिए गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। तो यहां पर भी सर हमारा पूरा क्वेश्चन में फोकस उन्हीं 4 चीजों पर रहना है। मेन तो हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया पहले, है ना, ऑब्जर्वेशन के बाद उसका एप्लीकेशन है। लेकिन नंबर 2 पे हमारा एप्लीकेशन भाई, उसको कैसे अप्लाई करोगे। आपने ऑब्जर्वेशन कर लिया, अब आप उस ऑब्जर्वेशन के बाद जो भी ऑब्जर्व किया आपने उसको क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करो। भाई इनपुट हो गया, अब आउटपुट की बारी है ना भाई। इनपुट तो होता जा रहा, ऑब्जर्व तो खूब करते जा रहे हो, लेकिन जब आउटपुट की बारी आई तो वहां पर प्रॉब्लम हो गई। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद उस ऑब्जर्वेशन को जब आप क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कर लें, लॉजिकली उसमें सारा लॉजिक फिट कर लें, उसके बाद उसमें आउटपुट क्या देना है आपको, यानी कि वहां पर आप एप्लीकेशंस की बारी, क्या आप अप्लाई करते हो, कैसे अप्लाई करते हो। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि भाई हमारे पास मेन है फॉर्मूला। फिर भाई जब आप अप्लाई करोगे, एप्लीकेशंस अप्लाई करोगे, सारा ऑब्जर्व करने के बाद, थिंक करने के बाद, मेन प्रोसेस तो यहीं से चलेगा, सारा लॉजिक आप यहीं पे फिट कर लोगे। भाई जब आप ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे वहां पे क्या लॉजिक लग रहा है, कैसे उसको करना है, कहां से सेटअप स्टार्ट करना है। क्लियर? तो ये हमारा हो गया। अभी हमारे पास एप्लीकेशंस हो गया सर। थर्ड स्टेप में आ गया भाई, तीसरा टायर ये है हमारा जो है वो है हमारे फॉर्मूले का। भाई आपने सब कुछ सही किया है, एप्लीकेशन सही आ गया, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है, सही सिचुएशन सही फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते हो, तो सर वहां से भी फिर प्रॉब्लम है ना। तो प्रॉब्लम यहाँ कहीं से भी हो सकती है। और सर ये क्वेश्चंस में मैं इन पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटीज की बात करूं सर, सबसे लास्ट में प्रायोरिटी देता हूं किसको, कैलकुलेशन को, क्योंकि सर ये सबसे कम होता है, यानी इसका पोर्शन सबसे ज्यादा कम है। तो ये हमारे 4 जो ये सिस्टम चल रहा है ना, ये पूरे मैथ्स में अप्लाई होता है। ये कम ज्यादा होते रहते हैं, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या है, वैसे टॉपिक के अकॉर्डिंग। जैसे हमारा प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है तो सर इस पे ज्यादा फोकस। आप समझते हो ना भाई, गाड़ी में आगे ज्यादा बैठ गए, ज्यादा लोग आगे की ओर बैठ गए तो आगे वाले टायर पे क्या हो गया, लोड ज्यादा आ गया। और सर पीछे ज्यादा बैठ गए तो पीछे वाले टायर पे लोड ज्यादा आ गया। तो भाई अभी तक की जो बेसिक मैथ्स चल रही है वहां पर पीछे लोड ज्यादा होता है, मतलब कैलकुलेशन पे बड़ा फोकस करना पड़ता है।
ठीक है, आगे लोड कम होता है क्योंकि उतना फोकस नहीं, मींस ऑब्जर्वेशन करिए बस, क्या समझ क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा ये फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला लगा दिया बस, पार हो गया हमारा, है ना। फॉर्मूला सोचना है, वहीं पे लॉजिक है भाई, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा रहे हैं तो स्पीड है, अच्छा ये डिस्टेंस है, टाइम ऑब्जर्व किया, लगाया, सॉल्व किया है। तो कहने का मतलब ये कि आगे वाले टायर्स पे लोड कम है तो वो इजीली वर्क हो रहा है, पीछे लोड ज्यादा होता है, पीछे वाले टायर पे ज्यादा लोड पड़ता है, पीछे लोग ज्यादा बैठे होते हैं तो यहां पर ज्यादा लोड पड़ रहा होता है, यानी कैलकुलेशन का पोर्शन बहुत होता है। लेकिन सर यहां पर बात उल्टी हो गई है, जब प्रोबेबिलिटी की बात करोगे तो सर सारा लोड आ गया है शिफ्ट होके आगे, अब आगे मतलब यहां पर लॉजिक पे ज्यादा फोकस है और सर यहां पर बहुत इजीली स्मूथ है, पीछे वाले टायर पे बहुत लोड कम है, कैलकुलेशन बहुत इजी है, अब उसमें भी गलत कर दोगे तो फिर बात अलग है। तो इस तरीके से इन 4 सिस्टम्स पे हमारी पूरी प्रोबेबिलिटी क्या पूरी मैथ चलती है। अब आपको इनके अलावा कुछ और दिख जाए तो बताइएगा मुझे भी। तो ये पूरा प्रोसेस है ना। तो जैसे हमारा सिस्टम गाड़ी का है सेम वही 4 पहिए वाला सिस्टम यहाँ भी है। तो क्वेश्चन में चले देखें भाई, क्वेश्चन में लॉजिक क्या चल रहा है भाई, कह रहे हैं कि इन अ रेस, भाई एक रेस की बात हो रही है, इस रेस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी विनिंग द रेस, भाई 2 लोग दौड़ रहे हैं रेस में, ठीक है, एक है ए एक है बी, क्वेश्चन को ठीक से ऑब्जर्व करना है, 2 लोग दौड़े हैं रेस में, एक है ए एक है बी और दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द रेस ए ओके इज 1/3, एक की 1/4 और सर बी की 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द रेस ए मैं ऐसे लिख लेता हूं जिससे थोड़ा सा दिमाग में रहे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द रेस ए, ये विनिंग की प्रोबेबिलिटी आप इसको ऐसे लीजिएगा, पी ए दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द रेस ए, इट मींस पी ए मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द रेस पर्सन ए दैट इज इक्वल टू 1/4। और सर ऐसे ही हमको दिया है पी बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द रेस बाय बी इज 1/3। अब सर एक चीज को ऑब्जर्व करिए क्वेश्चन में, अगर 2 लोग एक रेस में दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो इनके जीतने की प्रोबेबिलिटी का इस पर क्या इफेक्ट होगा, यानी कि मतलब कि दोनों इवेंट्स का कोई एक दूसरे से कोई मतलब तो नहीं है, एक पे डिपेंडेंट तो है नहीं, है ना, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट इवेंट्स में चलेंगे। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ऑफ देम विनिंग द रेस, लो कोई ना जीते भाई, कोई चौथा जीत जाएगा क्या फिर। तो यहां से ए और बी 2 हैं दौड़ रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे दिया हुआ है आपको, इन 2 लोग की विनिंग की रेस का कंडीशन आपको दी हुई है, प्रोबेबिलिटीज दी हुई है। कहा जा रहा है भाई क्वेश्चन में कि कोई ना जीते, ये भी ना जीते ये भी ना, कोई ना जीत पाए। तो हम लोग ने एक लॉजिक पढ़ा था, क्या हम लोग ने एक लॉजिक पढ़ा था कि भाई किसी भी इवेंट्स में एसोसी कोई भी हमारी पर्टिकुलर रैंडम इवेंट हो और वो ऐसी हो कि कोई एक इफेक्ट दूसरे पे ना कर रहा हो, है ना, ये सिचुएशन थी। कहा जाता भाई पीए अगर हो रहा है एक अकरेंस, यानी विनिंग समझ लो, तो विनिंग और लूजिंग, विनिंग और लूजिंग, चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, उसी पर्टिकुलर गेम की बात कर रहा हूं, एक ही गेम की, नहीं कि एक गेम में विनिंग और किसी दूसरे गेम में लूजिंग, नहीं सर, एक पर्टिकुलर गेम की बात कर रहा हूं। तो उस गेम में किसी पर्सन के विनिंग की प्रोबेबिलिटी और सर लूजिंग की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है, ओके, विनिंग और लूजिंग की जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है सर वो होता है 1। ऐसा पढ़ चुके हो, होता है ना, अभी बताया ना, होल सैंपल स्पेस बन रहा हो, पी ए यूनियन बी अगर वही हो हमारा, वो 1 आता है। तो अगर ये सिचुएशन होती है तो कंडीशन होती है 1, क्लियर। तो यहां पर भी हम लोग सिर्फ उसी लॉजिक को फिट करते हैं, यानी हमारा सिर्फ लॉजिक का पोर्शन ऑब्जर्वेशन का यहां से स्टार्ट हो गया कि तुरंत हम लोग ने माइंड में सोचा, जैसे हम लोग ने क्वेश्चन देखा, अच्छा विनिंग की बात हो रही है, विनिंग, और आप कह रहे हैं लूज कर दो, अच्छा, तो भाई देखा कि अगर हम लोग को विनिंग या लूजिंग की निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो सर क्या कर ले, विनिंग की कहीं से मिल जाए, समझिएगा, अगर हमको विनिंग की प्रोबेबिलिटी कहीं से मिल जाए तो क्या कर लेंगे भाई, हम उसको उठा के इधर से माइनस कर देंगे और सर हमको लूजिंग की प्रोबेबिलिटी तो अपने आप ही आ जाएगी, यानी 1 माइनस विद प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। बात समझ रहे हैं, अगर हम लोग विनिंग की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लें और सर उसको उधर माइनस कर दें जाके, तो सर लूजिंग की प्रोबेबिलिटी तो अपने आप आ जाएगा, और सर हमको यहाँ यही कहा गया है, यानी ये हमारा ऑब्जर्वेशन तो फिट हो गया। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की, ओके। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले भाई दोनों की विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि भाई ए और बी की विनिंग की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए एंड बी। तो देखते हैं भाई वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ रेस ए एंड बी, तो सर हो गया 1/4 और प्लस 1/3, ओके, 1/4 प्लस 1/3, तो ये इनकी प्रोबेबिलिटी का विनिंग का भाई कंडीशंस हो गई। जरा इसको सॉल्व कर ले, तो ये आया 12 होगा, यहां से हो जाएगा 3 और सर यहां से हो जाएगा हमारा 4, तो टोटल क्या हो गया 7/12, क्लियर। ये तो आ गए उनके दोनों के जीतने की, लेकिन हमें जर जीतने की नहीं निकालनी है, हमें तो निकालनी दोनों हार जाए। कहा गया है ना, नाइदर ऑफ देम, कोई ना जीते इन दोनों में से, दोनों के दोनों हार जाएं, ओके। तो सर उसके लिए क्या करें, लूजिंग ऑफ गेम भाई निकाल लें,
है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ऑफ गेम, तो सर लूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या थी भाई, लॉस ऑफ गेम की हमारी प्रोबेबिलिटी ये थी भाई 1 माइनस विनिंग, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम 1 माइनस लॉस कर दे भाई, 1 माइनस यहां पर विनिंग की, यहां पर 17/12 कर देते हैं। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी को लूज करने की, यानी कैसे हमारा लूज हो रहा है, कैसे वो लोग हार रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालें कितने चांसेस है हारने के, तो वो निकल आएंगे, वो आएंगे 5/12। बात समझ गए, थोड़ा सा क्लियर हुआ क्या चल रहा था भाई, क्वेश्चन में ही चल रहा था। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि भाई दो लोग हैं ए और बी, और दोनों ही रेस में दौड़ रहे हैं, और एक के रेस जीतने की प्रोबेबिलिटी है ये, दूसरे के रेस जीतने की प्रोबेबिलिटी ये थी, और कहा ये जा रहा था कि भाई दोनों दौड़े लेकिन दोनों ही हार जाए, जीते कोई भी ना। तो मैंने आपको एक यहाँ पे लॉजिक क्या बताया कि भाई कंडीशन ये कहती है जो हम लोग ने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग कि दोनों इवेंट्स एक दूसरे से कहीं से भी आपको लगेगा नहीं कि एक दूसरे पे इफेक्ट कर रहा है, तो दोनों के ही जीतने की प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो मैंने निकाली कि टोटल आखिर इन दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। और फिर ये लॉजिक देखा कि हम लोग ने तो ये पढ़ा है कि किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के लिए, किसी भी पर्टिकुलर उसमें विनिंग और लूजिंग की अगर प्रोबेबिलिटी का सम करते हैं तो वो तो होता है सर 1। तो अगर हम लोग विनिंग की निकाल लें और सर उसको 1 से माइनस कर दें तो वो उनके लूजिंग की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बात समझ रहे हैं भाई। अभी हम लोग ने एक थ्योरम, अगर हम इसको क्वेश्चन से जाएं, देखिए अभी हम क्वेश्चन पे जाते हैं, फिर आप समझिएगा इसको। मैं जो ये कह रहा हूं कि ना इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना एक की कंडीशंस पे दूसरे पे, तो ये तो हो गया आपका लॉजिक पे, प्योरली जो हमने लॉजिक। अब जरा सर आ जाए क्वेश्चन में, देखिएगा अगर हम इसको फॉर्मूले से करते हैं तो सर यहाँ पर देखिए क्या टेक्निकली है। ये तो हमारा ए हो गया जैसा कि हमने डिसाइड कर लिया, मैं दोनों इसी तरीकों से आपको बताऊं। ये क्या हो गया सर, ये हो गया हमारा बी, ए भी है बी भी है। अब सर हम ये कह रहे हैं कि इसका कोई इफेक्ट, भाई एक जीत रहा है उससे दूसरे पे क्या फर्क पड़ेगा, तो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा कॉमन इवेंट मिलने वाली है क्या आपको, कोई भी ऐसा दिखेगा कॉमन, कुछ नहीं, यानी वो तो इम्पॉसिबल है ना कॉमन जीतने का। कॉमन जीतने का सर यहाँ क्या पोर्शन होता है, कॉमनली तो कोई नहीं है कि ए में भी कुछ जीतेगा वो बी में भी कुछ जीतेगा, सर ये तो लॉजिक से अलग है, आप खुद ही देख लो क्या पॉसिबल है, कतई नहीं। इंटरसेक्शन क्या हो गया 0। अब सर कंडीशंस क्या होगी भाई, कंडीशन तो ये कहती है कि पी ए प्लस पी बी फिर किसके इक्वल हो जाता है, फिर इक्वल हो जाता है हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी के, पी ए यूनियन बी के, है ना, वो हो गया। मैंने यहां से क्या है भाई, इनका पी ए प्लस बी बी यूनियन का। अब हमको निकालना, ये निकली किसकी, विनिंग की, ये प्रोबेबिलिटी किसकी आई, विनिंग की। अब सर हमको क्या करना था, हमको तो विनिंग की निकालनी नहीं है। अगर आप देखो तो मैंने पी ए और पी बी को ऐड किया था, कैसे 1/3 था, एक का 1/4 था, जो भी हो जिसका रिस्पेक्टिवली आंसर वही आएगा। तो आंसर आ गया था हमारा 7/12। ये क्या आ गया था, पी ए यूनियन बी। अगर हम क्वेश्चन में जाते हैं तो ऐसे ही तो आया भाई, पी ए प्लस पी बी, जो आपको बताया अगर एक्सक्लूसिव इवेंट इस तरीके की है तो पी ए यूनियन बी पी ए प्लस पी बी होता है। ये तो सिचुएशन थी। अभी क्या है कि पी ए यूनियन बी आपने निकाले, लेकिन हमको पता चला कि अरे ये तो है दोनों के जीतने की, लेकिन पूछा क्या है दोनों ही हार जाएं, कोई ना जीते, तो सर क्या करोगे भाई, 1 माइनस कर दोगे। यही तो कंडीशन होती है भाई, विनिंग की उसी में लूजिंग की, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है किसी पर्टिकुलर इवेंट में। तो सर 1 माइनस पी ए यूनियन बी जब आप करोगे, ए यूनियन बी, तो सर वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 माइनस 7/12, दैट इज इक्वल टू क्या हुआ, 5/12। तो आंसर भाई आया कि नहीं आया भाई। एक्चुअल में आपसे पूछना क्या चाहते हैं, वो पूछना चाहते हैं पी, अगर मैं देखूं पूरा तो पी ए यूनियन बी डैश, आप ऐसे भी कह सकते हो, ये फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी डैश का। मैंने कहा ना जितना भी कोशिश करूंगा फॉर्मूले पे नहीं जाऊंगा, तो बेसिकली आपने देखा क्या बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व हो गया है वो क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया मैंने। लेकिन अगर आप फॉर्मूले पे जाते हो तो भाई आपको निकालना ये था। और सर पी ए यूनियन बी डैश का फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ओके, तो मैंने समझ लीजिए आप वही फॉर्मूला अप्लाई किया। अब आप ऐसे देख लो तो भी कंडीशंस वहीं जा रही है, यानी कि मैंने कहा ना बहुत ज्यादा आप फॉर्मूले पे मत जाइए, क्योंकि कितने फॉर्मूले लर्न करोगे, फॉर्मूले वैसे ही आपके पास बहुत है लर्न करने के लिए, इंटीग्रेशन से लेकर डिफरेंशिएशन तक बहुत ही फॉर्मूले जिसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा वहां पे। Hey friends, if you want to see such more informative videos on different topics for classes 1 to 12, then subscribe at katyanacademy.com right now.